हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके जो है प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर है उसका सोल्यूशन कराऊंगा। जी हाँ, मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के सीबीएसई के सैम्पल पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आएगी। तो ये वीडियो का पहला पार्ट्स है। तो आज हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। कुछ एक आज सैम्पल पेपर के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो है हम पूरे सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट्स में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are। मतलब हमारे को ये कह रखा है कि एक जो है ना पोलिनोमियल, उसका ग्राफ जो है ना, एक पोलिनोमियल का ग्राफ -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0 से पास हो रहा है। और हमारे को बताना है कि उसकी जीरोज क्या है, उस पोलिनोमियल की जीरोज क्या है। तो सबसे पहली बात जो है, किस किस पॉइंट से पास हो रहा है ग्राफ। एक तो -6, 0 से पास हो रहा है। और किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, -30 से पास हो रहा है ग्राफ। और किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, -20 से पास हो रहा है ग्राफ। और किस पॉइंट से पास हो रहा है, और है हमारे पास 6, 0 से पास हो रहा है। अब इसकी हमारे को बतानी है जीरोज क्या होगी। देखो बेटा, पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्टकट क्या है जीरोज निकालने की। तो सिर्फ अगर जैसे यहाँ पर आपको हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेट अस से इनको नाम मान लेते हैं, ए बी सी और डी पॉइंट मान लेते हैं। तो शॉर्टकट बताता हूं पहले मैं आपको। शॉर्टकट बेटा ये लगाओगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये चीज देखोगे कि कौन कौन से पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट का जीरो है, तो आप कहोगे ए का और डी का जीरो है। तो हमारा आंसर या तो ए से आएगा या डी से आएगा। बी से हमारा आंसर नहीं आएगा और सी से नहीं आएगा। आंसर कहां से आएगा जीरोस का, जिसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो। तो हमारा आंसर या ए से आएगा या फिर डी से आएगा। इन 4 पॉइंट से आएगा, इन 2 पॉइंट में से आएगा। अब इसका आंसर है क्या, तो यहां पर देखो कि ए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -6, और डी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो इसका आंसर आ गया -6 एंड 6। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई -6 एंड 6 हो गई। तो दोनों में हमने एक्स कोऑर्डिनेट उठाया। यानी कि जीरोज कौन से नंबर होंगे, सिर्फ उन्हीं पॉइंट को देखना है जिसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो। और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने के बाद उसमें एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वही हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल हो गए। मैं अब इसका लॉजिक भी बता देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो एक बार इसका लॉजिक भी देख लेते हैं। तो लॉजिक बेटा इसका देखो, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब पहले हमारे को क्या रखा है कि ये -6, 0 से ग्राफ पास हो रहा है। तो -6, 0 अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेटली -6, 0 पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या रखा है कि ग्राफ जो है 0, -30 से पास हो रहा है। तो 0, -30 पॉइंट लगभग ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा, इधर होगा 0, -30 पॉइंट। फिर क्या रखा है कि ग्राफ जो है हमारा पास हो रहा है 4, -20 से 4, -20। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -20। तो लगभग यहाँ कहीं पॉइंट होगा 4, -20 थर्ड क्वाड्रेंट में। और कहाँ होगा, और जो है ये पास हो रहा है 6, 0 से, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 0। तो यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट मान लो, तो यहाँ से पास हो रहा है ग्राफ। तो ये 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, जहां से हमारा ग्राफ पास हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा देखो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा इसका ग्राफ, समझ पा रहे हो, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर ग्राफ कट करे उतनी ही उसकी जीरोज होती थी। इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई, 2 हो गई। और जीरो हुई कौन सी, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, -6 और 6, -6 और 6। तो बेटा ये इसका लॉजिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के। क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो उसको, इतने पढ़ो मैं इतने, ठीक है ना। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + ky = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना।
हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3। हमारे पास k की वैल्यू बतानी है जिससे ये जो है ना इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ जाए, इनकंसिस्टेंट आ जाए। अब हमारे को पता है कि इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन होती है बच्चे, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। याद हो तो इनकंसिस्टेंट लाइनें कब होती है, जब दो लाइनें पैरेलल हो। तो पैरेलल की कंडीशन ये है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया, और ये हमारा c1 हो गया। तो a1 कितना है, यहाँ 3 है, b1 है -k, और c1 कितना है 7। इसी तरीके से a2 कितना है, a2 6 है, b2 10 है, और c2 कितना है, c2 3 है। तो अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, a1/a2, a1/a2 यानी कि 3/6, 3/6 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि b1 कितना है -k बाय में b2 कितना है 10 नॉट इक्वल टू 7/3। ये आ गया। अब हमारा आंसर k की वैल्यू निकालनी है। बेटा k की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, तीसरे वाले पार्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। तो 3/6 किसके इक्वल है, 3/6 इक्वल है -k/10k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू 6 को -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो k की वैल्यू आ जाएगी 30 बाय में -6 यानी कि -5। 30 को 6 पे काट दो, -5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना ABCD, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कि ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड्स जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उससे हम नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। देखो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये सेकेंड हो गया। सेकेंड क्या होता है, कोड को अगर हम एक्सटेंड कर दे, बाहर निकाल दे सर्कल से, उसी को सेकेंड बोलते हैं। और ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से हम नंबर ऑफ सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सच है। देखो हमने 1 सेकेंड ये ड्रॉ कर दी, 1 सेकेंड यूं करके ड्रॉ कर दो, ये भी सेकेंड है, कोड को बाहर निकाला हुआ है। इसी तरीके से 1 सेकेंड यूं करके ड्रॉ कर दो, तो ये भी सेकेंड है। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स हम कितनी भी सेकेंड्स किसी एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। दूसरा है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, जो कि सच है। ये हमने थ्योरम भी पढ़ी हुई है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, उसके केवल एक ही टेंजेंट पास किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरी है ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। कोड जो है वो क्या होता है, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। बिल्कुल सच है। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करे तो क्या बन गई, कोड बन गई। तो ये पॉइंट भी ट्रू है। फोर्थ है, अब बेटा 3 पॉइंट तो ट्रू आ गए, तो ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट ही फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट है क्या। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। जी नहीं, सर्कल के अंदर इनसाइड द सर्कल से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, जो कि फॉल्स है। सर्कल के अंदर से कभी भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकते। हाँ, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है वहां से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, दिस इज ट्रू। बाहर का अगर कोई पॉइंट है तो हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम टेंजेंट नहीं खींच सकते। सो ओनली इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, वो ट्रू नहीं है। तो इट इज द आंसर। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमारे पास क्या रखा है कि एक एपी की n टर्म दे रखी है 7n-4, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखो बहुत बार मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, n की कुछ एक वैल्यू पुट कर दो,
कंसिक्यूटिव, जैसे मैं पहले n की 1 वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर मैं n की 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ, n की 1 वैल्यू पुट कर देता तो n की जगह 1 पुट किया, कितना आ गया 7 इंटू 1 माइनस 4, 7 1 जा 7, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। अब n की जगह 2 पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4, 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10। तो हमारे यानी कि इसका मतलब है कि ये जो AP दे रखी है ना, इसकी फर्स्ट टर्म है, A1 हो गया फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और A2 हो गया सेकंड टर्म कितनी है 10, और इसी तरीके से ये AP चलेगी। यहां से अंदाजा लगा सकते हो थर्ड टर्म क्या होगी, 7 7 के गैप में आगे बढ़ रही है, तो थर्ड टर्म हो जाएगी 10 में 7 और ऐड कर दो 17, 3 + 7 10, 10 + 7 17, और इस तरीके से AP चल रही है। हमारे को क्या बताना है, हमारे को बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म कितनी है 10 है, और बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 3, 10 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट में उसका आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, एक AP है जिसकी n टर्म दे रखी है 5n + 3, एक AP है जिसकी n टर्म दे रखी है 5n + 3, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे को कह रखा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक तो कोन है, एक कोन है और एक है स्फीयर, दोनों का जो रेडियस है ना वो इक्वल है तो दोनों को r और r मान लो, दोनों का रेडियस इक्वल है। अगर अलग अलग होता तो एक को r1 मान लेते, एक को r2 मान लेते, दोनों का रेडियस इक्वल है। और आगे क्या रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम भी इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम है इसका और इसका वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो। तो अब हमारे को बताना क्या है, बताना है हमारे पास हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यानी कि h की वैल्यू बतानी है कोन के केस में। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों का रेडियस इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r की जगह r आएगा और यहाँ भी r की जगह r आएगा, दोनों तरफ सेम r आएगा। सेम r क्यों आएगा, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। अगर इनका रेडियस अलग अलग होता तो कोन की जगह r1 लगा देते, स्फीयर की जगह r2 लगा देते, ठीक है ना। यहाँ पर r इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है और वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, इसलिए वॉल्यूम को हमने इक्वल कर दिया। अब जो कटता है काट दो बेटा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r स्क्वायर है और यहाँ r क्यूब है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम r मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। r स्क्वायर को लिख दिया r मल्टीप्लाई बाय r, h r क्यूब को लिख दिया r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया, तो क्या आई h की वैल्यू कितनी आई, h की वैल्यू आई 4 मल्टीप्लाई बाय r, h की वैल्यू कितनी आई 4 मल्टीप्लाई बाय r, ये आई हमारी h की वैल्यू। अब हमारे से हाइट पूछी है और क्वेश्चन में एक बात और कह रखी थी पहली लाइन में ना, पहली लाइन में क्या बोल रखा था, जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ, यानी कि रेडियस कोन का भी 5 है और स्फीयर का भी 5 है, दोनों का रेडियस 5 है। अब यहाँ पे h कितना आया है 4r, हमारे को हाइट बतानी है, हाइट बतानी है कि कितनी होगी कोन की, ठीक है ना। तो r की जगह पुट कर दो, r हमारे पास 5 है, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया 4 5 जा 20 इसका आंसर होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2, हमारे को वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाय में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे को दे रखा है 5/2, टेंजेंट थीटा दे रखा है 5/2 और वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाय में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जहां तक इस क्वेश्चन की मैं आपको बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ना अलग अलग मेथड से लोग सोल्व करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बुक्स में भी ये दिया होता है डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा, cos से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सॉरी
बुक में दिया होता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, वो मेथड भी लगा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, टेंजेंट थीटा कितना है 5/2, ठीक है ना, टेंजेंट थीटा 5/2 है, ये वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चा साइन थीटा बाय cos थीटा, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा, किसके इक्वल है 5/2। तो साइन थीटा बाय cos थीटा का रेशियो है 5/2, तो मैं ये बात कह सकता हूँ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 5x, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 के पीछे x लगा दिया, और cos थीटा को क्या मान लेंगे हम, cos थीटा 2 है तो 2x मान लेंगे हम, पीछे हमने x लगा दिया, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो कितना है 5/2 है, तो साइन थीटा को मैंने 5x मान लिया, cos थीटा को 2x मान लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी हमारे पास, यहां पुट कर दो वैल्यू, ठीक है ना, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे 5x, cos थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे 2x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस में 2x बाय में 4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की जगह 5x और cos थीटा की जगह 2x, तो 4 5 जा 20x प्लस में 2x बाय में 4 5 जा 20x माइनस 2x, 20x में 2x ऐड करोगे कितना हो जाएगा 22x, और 20x में से 2x माइनस करोगे कितना हो जाएगा 18x, x से x कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे काट दो, 11/9, तो कितना आ गया इसका आंसर 11/9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही।